नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जजों की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग करने पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम वो सिस्टम जिसमें जज ही जज का अपॉइंटमेंट करते हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जजों के ट्रांसफर के फैसले पर दिल्ली बार एसोसिएशन ने सख्त नाराजगी जताई और 17 तारीख को, ये बहुत बड़ी खबर है, इससे पहले ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई। 17 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गौरांग कांत के ट्रांसफर को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अब सोचिए, कॉलेजियम के फैसले को लेकर किसी बार एसोसिएशन का ऐसा विरोध इससे पहले कभी नहीं सुना गया। मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब इतना भारी विरोध सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का ये कभी नहीं सुना गया। आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। इससे पहले कॉलेजियम के किसी भी फैसले का इतना भारी विरोध नहीं हुआ, लेकिन इसके आसार पहले दिख चुके हैं। कई बार ऐसे कुछ कह लीजिए आप पैचेस में चीजें सामने आ चुकी हैं जिनसे लग रहा था कि स्थिति खराब हो सकती है अगर कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव नहीं किया गया, या अगर कॉलेजियम में ही बदलाव नहीं किया गया, किसी और सिस्टम से जजों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2022 में आंध्र प्रदेश के बार एसोसिएशन की तरफ से भी जज के ट्रांसफर को लेकर आपत्ति जताई गई थी। उस वक्त कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, उनको भी पत्र लिखकर शिकायत की गई थी। कहा गया था कि कॉलेजियम मनमाने तरीके से काम करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कॉलेजियम के काम करने के तरीके में, और ये वाकई सही बात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, लेकिन ये कॉलेजियम जो फैसला लेता है उसमें कुछ लिखित नहीं होता, उसमें मिनट्स आपको नहीं मिल पाएंगे जो मीटिंग के होते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको नहीं मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आज से 4 साल 10 साल बाद चाहे कि अगर उस मीटिंग में क्या हुआ था तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो इसलिए इसको लेकर कई बार आपत्ति की गई है। मेरिट क्या थी जिसको चुना गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अपॉइंटमेंट किया गया तो उसका आधार क्या था, ये सब पता नहीं लग पाता किसी को। अच्छा, मैं कॉलेजियम को लेकर पहले काफी वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने विस्तार से कॉलेजियम में किस तरह से कॉलेजियम लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, क्या इसकी वजह रही, एनजेएसी क्या था, इस सब पर वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। विस्तार से आपको कॉलेजियम के बारे में पता लग जाएगा। इसमें मैं बहुत संक्षेप में जिक्र करूंगी इस वीडियो में, क्योंकि पहले ही विस्तार से इस बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कोई और जानकारी दूं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बार सवाल उठे, सरकार के साथ टकराव भी हुआ। आपने देखा होगा जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे तो किस तरह से सीधा सीधा ऐसा लगा था वार पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। सरकार के साथ भी टकराव हुआ। जब कानून मंत्री किरण रिजिजू थे तो उस वक्त सीधा टकराव कई बार नजर आया न्यायपालिका और कानून मंत्री के बीच में, कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति को लेकर। सवाल ये है, देश भी लगातार सवाल पूछता है कि आखिर जज ही जज की नियुक्ति क्यों करते हैं। इसके लिए जब मोदी सरकार आई थी तो सबसे पहले 2014 में वो जुडिशियल रिफॉर्म बिल लेकर आई थी, एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल लेकर आई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो बिल था ये संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति, समझ रहे हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जब सर्वसम्मति से कोई बिल पास हो। इसमें सिर्फ राज्यसभा के एक सांसद उपस्थित नहीं थे, इसके अलावा आप कह सकते हैं 100% सहमति थी दोनों सदनों की, और दोनों सदनों की सहमति से बिल पास हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने इस बिल पर सुनवाई की और इसके बाद इसे 4-1 से रद्द कर दिया गया। इसके पक्ष में जो थे वो सिर्फ एक जस्टिस चिलमेश्वर थे, जिन्होंने कहा कि ये एनजेएसी ठीक है, ये जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ठीक है। लेकिन बाकी जो 4 जज थे वो इस एनजेएसी के विरोध में थे और जाहिर सी बात है फिर ये कानून लागू नहीं हो पाया। 5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज को इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह को केरला हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज
जस्टिस गौरांग कांत का ट्रांसफर कोलकाता हाई कोर्ट कर दिया। तीनों जजों ने कहा कि उनका जो ट्रांसफर है वो किसी पास के राज्य में किया जाए, लेकिन कॉलेजियम ने उनकी बात नहीं मानी। कहा कि उनकी इस बात में कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए उनका जहां ट्रांसफर हुआ है उन्हें वहां जाना होगा। उनकी मांग खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर किसी निकटवर्ती राज्य जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान में कर दिया जाए। केरल जाने में उन्होंने असमर्थता जताई थी, लेकिन अब उनकी बात भी नहीं मानी गई, जिस तरह से बाकी दो जजों की बात नहीं मानी गई थी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट की जज की बात। अभी तक खबर यह है कि जस्टिस दिनेश सिंह ने केरल हाई कोर्ट में ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कोई कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ये उसके हाथ में नहीं है। वो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता, अपॉइंटमेंट एलिवेशन एक्चुअली कहते हैं वो कर सकता है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। जस्टिस दिनेश सिंह कौन है? वो हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी के कई केसों में फैसला दिया है, और मुख्तार अंसारी ने एक बार कोर्ट में कहा था कि उसे विशेष सुविधाएं चाहिए, एकदम मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ अतीक अहमद के मामले में भी उन्होंने सुनवाई की है, और जब उस वक्त सुनवाई की जब 10 जज, अतीक अहमद का एक मामला कोर्ट में आया था, 10 जजों ने सुनवाई करने से मना कर दी थी। उसके बाद 11वें जज थे जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस गौरांग कांत की बात, जिनको लेकर बार एसोसिएशन ने हड़ताल की बात कही है।